पालो लो, गोर पालो लो, और पालो लो रे मैत बकारा। यो छ मेरी जन्म भूमि, यो छ मेरी बरसों की याद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम में। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, पशुपालन हमारे जीवन और आजीविका का अहम हिस्सा है, लेकिन कई बार छोटे बछड़े और नवजात बच्चियां, बकरी के बच्चे जन्म के कुछ ही दिनों में बीमार हो जाते हैं। इन दिनों सबसे बड़ी समस्या होती है दस्त या डायरिया, जिस पर अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो पशु की जान तक ले सकता है और किसान को आर्थिक नुकसान भी होता है। श्रोताओं, दस्त रोग के कई कारण हो सकते हैं। साफ सफाई की कमी, खराब दूध पिलाना, गंदा पानी या फिर संक्रमण। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बीमारी से बचाव और रोकथाम संभव है। इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर से डॉक्टर आशुतोष जी, जो हमें बताएंगे कि नवजात बछड़ों और बच्चियों में दस्त क्यों होता है, इसे कैसे पहचानें और रोकथाम के लिए किसान भाई बहनों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष फुलार है और मैं यहाँ पर वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त हूँ। जो मैं विशेषज्ञ हूँ यहाँ पर वो परजीवी विज्ञान का हूँ। तो मैं आज यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कैसे जो जानवरों में डायरिया की समस्या होती है उसको हम कैसे निदान कर सकते हैं और कैसे हम घरेलू उपाय से उसको कर सकते हैं, या फिर हम बाकी जो तरीके हैं उनसे हम उनको कैसे निदान पा सकते हैं। बिल्कुल है। तो सर, बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे जानते हैं कि नवजात बछड़ों और बच्चियों में जो दस्त रोग कितनी आम समस्या है और किसान भाइयों को इसे लेकर कितना सावधान रहना चाहिए। जी देखिए, जो डायरिया की समस्या है वो चाहे वो नवजात शिशु हो चाहे वो बड़े शिशु हो, वो एक बड़ी समस्या है। अगर आप बड़े जानवरों की बात करें तो बड़े जानवरों में वजन घट जाता है जानवरों का, जैसे दूध की कमी हो जाती है और कभी कभी मृत्यु की दर भी बढ़ जाती है जानवरों में। अगर हम नवजात शिशुओं की बात करें, जैसे बकरियों के मेमने की बात करें या बछड़ों की बात करें, तो उनमें भी एक बड़ी समस्या है। अक्सर जो है बछड़े या फिर मेमने वो साथ में रहते हैं और अगर एक भी संक्रमण हो जाता है किसी एक बछड़े में तो वो बाकी बछड़ों में या फिर मेमनों में संक्रमण को फैला देता है, क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं वो साथ में रहते हैं, साथ में पलते हैं। तो अब जो ये बकरे के मेमने हैं या बछड़े हैं, अगर हमने इसको डायरिया की समस्या को निदान नहीं करते हैं तो आने वाले उसमें एक बड़ी समस्या का कारण बनते हैं जी। जैसे कि अगर जो हमारे बछड़े हैं वो बड़े होके वयस्क बनेंगे तो उनमें हीट का जो डिडक्शन है वो लेट होगा, क्योंकि जानवर अच्छे से उसकी जो वृद्धि होगी वो बढ़िया नहीं होगी। और जो बकरी के मेमने हैं अगर वो बड़े होंगे तो अगर ये ऐसे ही डायरिया होता रहेगा उनमें तो उनको अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा आगे जाके। जैसे कि हमें हमारे जो पशुपालक हैं उनको आगे जाके जो बकरियां होते हैं या बकरे होते हैं उनको बेचना होता है, उससे मूल्य कमाना होता है जी। तो वो मूल्य वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि बछड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको उनके वेट के हिसाब से उनको वो दर नहीं मिल पाती है। बिल्कुल है। तो सर, जब बात आती है दस्त लगने की, तो इसके जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये दस्त या डायरिया शुरू हो जाता है। देखिए, जो ये डायरिया है वो एक बड़ी समस्या है। ये इसके कारण भी अनेक हैं। जैसे अगर हम कारणों की बात करें तो इसमें विषाणु भी एक कारण है, जीवाणु भी एक कारण है और परजीवी तो एक कारण है ही जी। तो अब ये जो सब कारण हैं उन सब से डायरिया हो सकता है, लेकिन अब ये जो कारण हैं उनको हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये कारण जो डायरिया है वो परजीवी से है या विषाणु से है या जीवाणु से है, जिनको हम जैसे बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट कहते हैं। ये इन सब कारणों से हो जाते हैं। अब अगर हम परजीवी की बात करें तो परजीवी में भी कई प्रकार के परजीवी होते हैं, जैसे कि जो परजीवी हमारे पशुओं के आंतों में रहते हैं या लीवर में रहते हैं वो परजीवी होते हैं। इन परजीवियों को हम कहते हैं जैसे कि फीता कृमि, गोल कृमि या चपटा कृमि जी। और एक तरीके के परजीवी होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटोजोन, एक कोशिकीय परजीवी होते हैं ये जी। इनके वजह से भी डायरिया होता है।
तो अगर हम कुछ नाम की बात करें जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं जानवरों में, तो अगर उनकी बात करें तो उनमें हिमोंकस, जी। ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस, ईसोफेगोस्टोमम, ट्राइचूरिस, ये सारे जो हैं फीता कृमि या फिर गोल कृमि में आते हैं। जी। इनकी वजह से डायरिया होता है जानवरों में। और एक कोशिकीय अगर परिजीवी की बात करें जिनको हम प्रोटोजोन कहते हैं, उनमें कुछ नाम है जैसे कि आइमीरिया, क्रिप्टोस्पोइडियम, जियार्डिया। तो ये सारे जो परिजीवी हैं, इन सभी से क्या होता है कि जानवरों के जो आंत है, वो आंत की जो परत है वो खराब हो जाती है। जी। चाहे वो जानवर के जो परजीवी हैं वो खून चूस के उस परत को ख़राब कर देते हैं, या फिर उसमें जब वो खाना खा रहे होते हैं परजीवी जानवर की परत से, तो उससे क्या होते हैं, ये सारी आंतें ख़राब हो जाती हैं और जो जानवरों का पोषण है वो जानवर को नहीं मिल पाता है और पाचन क्रिया उनकी ख़राब हो जाती है, जिसकी जी। वजह से डायरिया होने की समस्या रहती है। बिल्कुल है। तो सर ये तो रोग की बात करी, लेकिन किसान को कैसे पता चले कि इसको डायरिया हो रहा है? जो शुरुआती लक्षण है वो किस तरीके के पशुओं में दिखते हैं कि इसको डायरिया हो रहा है? देखिए, जानवरों में कई तरह के लक्षण दिखते हैं डायरिया के। तो जिसके देख के पशुपालक हमारे जानवरों को ये बता सकते हैं कि जानवर हमारा बीमार है। अच्छा। तो कुछ लक्षणों की मैं बात करूंगा तो जैसे जानवर पोकता है, जैसे बोलते हैं पहाड़ों में पोकने को बोलते हैं, या फिर दस्त लगना भी बोलते हैं। तो जी। जानवर जी। पतला पोकने लगता है, जी। पतला दस्त होता है, साथ साथ कभी कभार दस्त में खून भी आने लगते हैं। अच्छा। और कभी कभार जो है मांस के लोथड़े आने लगते हैं। कभी कभार क्या होता है कि परिजीवी पूरा ही आ जाता है, कभी कभार मल में परिजीवी भी आने लगता है। जी। तो जैसे गोल कृमि या फीता कृमि है, ये तो सीधे मल में दिख भी जाते हैं। जी। जी। और साथ साथ क्या होता है कि कभी कभार पिचकारी जैसी आने लगती है जानवरों में। तो ये तो समस्या हो गई कि कैसे हम देख के कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या है कि जानवर कमज़ोर होने लगता है, बिल्कुल उसकी जो हड्डियां हैं वो दिखने लगती हैं। जी। हम उसको अच्छा दाना दे रहे हैं, खनिज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जानवर में ग्रोथ नहीं आ रही है और जानवर गर्मी में नहीं आ रहा है। जी। तो ये सारे कारण हैं जिसको हम देख के कह सकते हैं कि जानवर में कहीं ना कहीं कुछ डायरिया वाले परजीवी हैं या डायरिया करने वाले जीवाणु या विषाणु हैं। जी। तो सर हमने रोग की बात कर ली, शुरुआती पहचान की हमने बात कर ली, तो अब बात आती है रोकथाम की। तो रोकथाम इसकी कैसे करें हम? देखिए, कोई भी बीमारी है उसका रोकथाम का एक मूल मंत्र है कि हमें जहाँ भी हम जानवर को बांधते हैं उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। जी। जैसे अगर हम बाड़ा में बांधते हैं या फिर खुले में कहीं खूंटा टांग के बांधते हैं, तो जो बाड़ा है उसमें स्वच्छता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्वच्छता बहुत अच्छे से होनी चाहिए बाड़े में। आसपास जैसे जहाँ से हम पानी लेके आते हैं जानवरों के लिए, वो जी। पानी अच्छे स्रोत का होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। चारा जहाँ से हम जानवरों का लेके आते हैं वो चारा स्वच्छ होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो हम आधी बीमारियां वैसे ही कम कर सकते हैं। अब अगर जानवर कोई संक्रमित है, अगर हमें दिखता है कि कोई जानवर कभी चरने गया और वहाँ से संक्रमण लेके आ रहा है, अगर बीमार दिख रहा है, तो वो उस जानवर को हमें बाकी जानवरों से अलग मानना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम उस जानवर को अलग रखें, उसका जो दाना है, उसका चारा है, उसको अलग दें, क्योंकि वो संक्रमण वो बाकियों को फैला सकता है। बिल्कुल। साथ ही कभी कभार जैसे हम क्या करते हैं, जहाँ पे बड़े जानवर चरते हैं उन्हीं के साथ छोटे जानवरों को भी चरने भेज देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि छोटे जानवरों को हम बड़े जानवरों के साथ चरने ना भेजें, उनको अलग जगह भेजें। क्योंकि छोटे जानवर जो होते हैं, छोटे पशु जो होते हैं हमारे, वो इतने ज़्यादा उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो बीमारी से लड़ सकें। बिल्कुल। तो हमें उनको उनसे अलग रखना चाहिए बड़े जानवरों से। बड़े जानवर क्या होते हैं कि बार बार संक्रमण के साथ आते रहते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो उससे क्या होता है उनका अंदर से क्षमता बनती जाती है। जी। लेकिन जी। छोटे जो पशु हैं उनमें क्षमता बनने में समय लगता है, इसलिए उनको बड़े जानवरों से अलग चराना चाहिए। बिल्कुल। उनको अच्छा दाना पानी देना चाहिए, जिससे उनको क्या होगा कि उनकी क्षमता बढ़ेगी। तो हम इन तरीकों से, स्वच्छता से, उनको अच्छा दाना अच्छा पानी दे के और उनको खनिज मिश्रण और दाना दे के हम उनका थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। हैं। जैसे हम देखते हैं कि जानवरों में कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर हमारे पास निकटतम कोई पशु चिकित्सक है या निकटतम पशु चिकित्सालय है, तो वहाँ हमें संपर्क करना चाहिए। आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, हम फ़ोन से भी बात कर सकते हैं कि हमारे ये समस्या है, ये फ़ोटो भी भेज सकते हैं कि ये समस्या है। अगर ऐसा कभी होता है तो हमें पहले निकटतम पशु चिकित्सालय में जाना चाहिए, उनको अपनी समस्या बतानी चाहिए। अगर वो आ सकते हैं, अब हम जानवर को ले जा सकते हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत जांच करेंगे जानवर की कि कुछ लक्षणों से, जैसे कि पेट पतला हो रहा है, दस्त आ रहे हैं, या छींचड़े आ रहे हैं गोबर में, मांस के लोथड़े आ रहे हैं, जी। या खून आ रहा है, तो वो कुछ लक्षणों से वो बता सकते हैं कि जानवर में डायरिया की समस्या है। और दूसरा क्या है, मल की जांच। मल की जांच बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमको पता नहीं रहता है कि जो डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, वो दस्त किस वजह से हो रहा है। जी। तो दस्त के कारण अनेक होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जीवाणु है, विषाणु है या फिर परजीवी हैं। तो ये जांच से हमें पता चल सकता है कि ये जब परजीवी से है या जीवाणु से है या विषाणु से है। जी। परजीवी तो हमें सूक्ष्मदर्शी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम देख सकते हैं कि उसमें परजीवी है या नहीं है, क्योंकि अक्सर मल में परजीवियों के अंडे आ जाते हैं। तो वो अंडे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं मलों में, और उससे हम देख सकते हैं कि इनमें जानवरों में परजीवी की समस्या है या नहीं है। तो हम लक्षण के माध्यम से और जो जानवरों में जैसे कि मल की जांच हमने करी, पशुओं की मल की जांच करी, उससे हम देख सकते हैं कि जानवरों में कोई ऐसी समस्या है या नहीं है। फिर डॉक्टर उसी के हिसाब से, जो पशु चिकित्सक है, और उसके हिसाब से फिर हमारे जानवरों का उपचार हो सकता है। बिल्कुल है। तो सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और एक चीज़ और आती है, हमने कई बार लोगों के व्यवहार में देखा है, जैसे ही गाय या बकरी या जो भी आती है, उसके बाद बछड़ा बच्चा जो भी होता है, तो लोग कई बार कहते हैं कि शुरुआत का दूध नहीं देना चाहिए और उससे दस्त लग जाते हैं, मतलब इस तरह की मिथ्याएं हैं। लेकिन जो जन्म के बाद पहला जो गाढ़ा दूध होता है, वो पिलाना कितना जरूरी है और इसका दस्त से क्या संबंध है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि अक्सर जो हमारे गांवों में एक मिथ्या है कि हमें पहला गाढ़ा दूध जो होता है हमारे पशुओं का, वो हमारे बछड़ों को या मेमनों को नहीं पिलाना चाहिए। जी। ये एक गलत मिथ्या है। और इसको हम मतलब कह सकते हैं, जो हम पहला गाढ़ा दूध है उसको हम अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम कहते हैं। जी। चाहे वो इंसानों की बात करें या जानवरों की बात करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है नवजातों के लिए, क्योंकि उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उस दूध में। जी। जी। जब बछड़े और मेमने उस दूध को लेते हैं तो आदि बीमारियों से उनको लड़ने की क्षमता मिलती है, क्योंकि वो जो हमारे नवजात पशु हैं, वो नवजात पशुओं में अभी जो पूरा ग्रोथ नहीं हुई होती है, तो जो सिस्टम ज़रूरी होता है बीमारी से लड़ने के लिए, वो हल्के हल्के बनता है। जी। जी। और वो जब तक का नहीं बनता है, तो ये जो पहला गाढ़ा दूध है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है बीमारियों से लड़ने के लिए। जी। और अक्सर क्या होता है कि वो हमारे पशुपालक क्या होते हैं, वो खुद में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो किसी और को बेचने लगते हैं, और जी। जो नवजात पशु या फिर नवजात मेमने हैं, उनको नहीं पिलाते हैं। उनको लगता है कि कहीं इनसे डायरिया हो जाएगा, ये ख़राब है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें जो है बीमारी से लड़ने की काफ़ी क्षमता होती है उसमें, क्योंकि जो हमारे बड़े पशु हैं जिनमें ही गाढ़ा दूध बन रहा है ब्याने के बाद, वो सारा जो भी बीमारी से लड़ने की क्षमता वाली चीज़ें होती हैं, वो उस दूध में दे देते हैं। जी। ताकि जो हमारे नवजात पशु हैं उनको लड़ने की क्षमता बन जाए। तो वो बहुत ज़रूरी है। ये एक मिथ्या है, इसको हमें नहीं मानना चाहिए। और जो हमारा कोलेस्ट्रॉम है, हमारे पशुओं का कोलेस्ट्रॉम है, वो हमारे नवजात शिशुओं को देना चाहिए। बिल्कुल है। तो सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने रेडियो कुमाऊनी सुनने वाले श्रोताओं को दी। तो अंत में जाते जाते आप सुनने वाले श्रोताओं को क्या संदेश में कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये संदेश कहना चाहूँगा कि देखिए, आजकल के ज़माने में हम पशुओं को जो पालते हैं, वो इसलिए पालते हैं कि हम उनसे 2 पैसे कमा सकें। देखिए, हमारे पहाड़ में जो जानवर हैं, एक तो क्या है, उनका दूध उत्पादन कम है। अगर इनमें बीमारियां बढ़ जाएंगी तो उनका दूध उत्पादन वैसे ही कम हो जाएगा। जी। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें, कुछ ऐसे तरीके अपना सकें जिनसे हम जानवरों का दूध उत्पादन बढ़ा सकें और उससे कुछ आर्थिक हमको सपोर्ट मिल जाए, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हमें जानवरों की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिवॉर्मिंग। जी। अगर हम परजीवी के रोकथाम कर लेते हैं तो हम बहुत सारी जो हैं नुकसान से बचा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बड़े जानवरों में हर 6 महीने पे एक गोली देनी है उनको कीड़े की, और जो नवजात हैं उनको हर 3 महीने में कीड़े की दवा देनी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पशुओं में जो परजीवी से होने वाली समस्या है उसको तो हम वैसे ही कम कर सकते हैं। जी। और उससे क्या होगा, अगर ये समस्या कम हो जाती है तो जो हमारे पशुपालक हैं उनको बहुत ही आर्थिक जो है उसमें जो कमी होती है वो नहीं होगी। बिल्कुल। स्वच्छता की ध्यान रखें, जैसे कि बाड़े में और जानवरों में स्वच्छता का ध्यान रखें। धन्यवाद। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊवानी आपन रेडियो आपन बात।